हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग हैं एनसीईआरटी 360 की बुक जो है इनके क्लास 7 का जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 6 का कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास 7 का जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। इसका अध्याय पहला है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो हम लोग देखेंगे प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो मानचित्र है कब बनाया गया था, तो 1154 में। तो 1154 में बनाया गया था। मानचित्र 1 व 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। तो ये अरब के भूगोलवेत्ता थे अल इदरीसी, इन्होंने 1154 में मानचित्र बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह इनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। यहाँ एनसीईआरटी में 2 मानचित्र दिया गया और पहला मानचित्र जो है अरब के भूगोलवेत्ता थे अल इदरीसी, इनके द्वारा बनाया गया था। और दूसरा मानचित्र जो है फ्रांसीसी थे जो 1720 में बनाया था। तो वो एनसीईआरटी में मानचित्र दिया गया है। नेक्स्ट है, किस भूगोलवेत्ता ने 12वीं शताब्दी में मानचित्र बनाया था। अल इदरीसी। अभी हम लोग देखे थे 1154 में अल इदरीसी द्वारा जो है मानचित्र बनाया गया था। नेक्स्ट है, मानचित्र 2 कितने वर्ष बाद बनाया गया। तो 600 वर्ष से बाद। तभी हम लोग देखे थे 600 जो है 1720 में जो है मानचित्र दूसरा बनाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया। तो 1720 में जो है भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया गया था। नेक्स्ट यह है, निम्न में से किस इतिहासकार ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो उसे जो हिंदुस्तान कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। और दूसरा है, 13वीं सदी में एक फारसी इतिहासकार अरबिनो ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसमें सही कथन बोला गया है चुनने के लिए, तो कथन एक सही होगा। बाबर द्वारा जो है 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों और संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, मध्यकाल में विदेशी शब्द किसके द्वारा प्रयुक्त होता है। तो विदेशी शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो किसी गांव में आने वाले कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज का संस्कृति का अंग न हो, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। तो इसमें पूछा गया कौन किसके लिए प्रयुक्त होता था विदेशी शब्द। तो ये होता था किसी गांव में आने वाले अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं हो, तो इसके लिए जो है विदेशी शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट, पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था। तो अभिलेखगार में। तो पांडुलिपि को जो है अभिलेखगार में रखा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सत्य है। ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियाँ को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखगार कहते हैं। तो ये सही होगा। नस्तलीक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो ये भी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिवस्त लिपि कैसे लिखी जाती है। तो बाएं से दाएं की ओर। तो शिवस्त लिपि जो है ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे ज़्यादा उन्नति कब हुई। तो 700 से 1750 के बीच जो है ज़्यादा उन्नति देखी गई है। तो 700 से 1750 के बीच हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का दर्शन हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ। इस महाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम नई परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। कौन सा, 700 से 1750 के बीच का। नेक्स्ट है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच निम्न नई प्रौद्योगिकी का दर्शन हुए। तो सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्र, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नई सामाजिक और राजनीतिक समूह संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इस मध्यकाल में बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकी और फसलें जैसे आलू, मक्का, चाय, तंबाकू के साथ नए नए विचार भी आए। तो ये सही होगा।
यह मध्यकाल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अपरिवर्तन का भी काल रहा। तो ये परिवर्तन का रहा था, तो अपरिवर्तन गलती होगा, तो इसमें जो है केवल एक सही है। नेक्स्ट देखिए है, निम्न में से राजपूत किस वर्ण के होने का दावा करते थे? क्षत्रिय वंश का। तो ये राजपूत जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। समुदाय का महत्व बढ़ा। उसमें एक समुदाय था जो राजपूत, जिनका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि ये सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान का जो है गुणगान करते हैं। नेक्स्ट, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग इसमें शामिल है? तो सामंत, सेनापति और सैनिक, तो ये सभी वर्ग जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पर्यावास कहा जाता है। तो पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मध्यकाल में बढ़ते प्रौद्योगिकी और फसलों के परिणाम स्वरूप किसानों के बीच जो है आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगा। इस मध्यकाल में लोग जाति और उपजातियों में बढ़ जाने लगा। अपने समुदाय और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जातियाँ स्वयं अपना नियम बनाती थी। फिर किसी क्षेत्र में पर्यावरण वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को कायस्थ कहा जाता था। पूछा जाए कौन सा असत्य है? तो डी इसमें जो असत्य है। यानी जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियाँ जो है मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जीवन में जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों ने ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया और पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित होने लगे। ये बड़े और जटिल समाजों का अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते तो स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशियाँ भी पालते थे और कुछ लोग खेत में खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे। जैसे कि समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने और पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी भी जाति विशेष के सदस्यों में हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन नियंत्रण, उसके आधार पर उसे दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति के किसी क्षेत्र में कई दर्जा हो सकता था, किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव का रिवाज पालन करना पड़ता था। इनके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। नेक्स्ट 18 नंबर है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। संस्कृत भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र का भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है जिसे सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। फिर 18वीं शताब्दी में मुगल वंश के पतन के बाद कई छोटे बड़े क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। तो ये दोनों जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। तो हाँ, सही है। मध्यकाल में धार्मिक बदलाव के कारण नए परिवर्तन जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर निर्माण हुआ। सही है। ईसाइयों का पवित्र धर्मग्रंथ कुरान शरीफ है, तो ये मुसलमान का कुरान शरीफ होता है, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का आदर होने लगा। फिर आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तन में कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं का द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का जो है महत्व बढ़ती गई। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते थे। केवल यह ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, इसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने आस्था रखते थे और हर व्यक्ति को गले लगाते थे। यहाँ देखिए, कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम आरंभिक तौर पर इस धर्म का नेतृत्व करने वाला खलीफा कहलाता था। तो इस्लाम का जो आरंभिक तौर पर नेतृत्व करता था उसे खलीफा कहा जाता था। निम्न में से कौन सा पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मान मानता है? तो सिया जो है ये मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और सुन्नी जो खलीफा को मानते थे। नेक्स्ट यहाँ है, निम्न में से मुसलमान किसे अपना धर्मग्रंथ मानते हैं? कुरान शरीफ को। कुरान शरीफ को जो है मुसलमान अपना धर्मग्रंथ मानते हैं। तो इस तरह हम लोग का अध्याय नंबर 1 जो है 7 क्लास का खत्म हो गया और हम लोग अध्याय नंबर 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।